हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिंस कॉम्पिटिटिव। मैं हूं सनी और आज फिर से लेके आए हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 2। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि इससे पहले टाइम एंड वर्क का पहला जो लेक्चर्स है उसको ज़रूर से ज़रूर देख लें। उसके बाद आपका काफ़ी कुछ क्लियरेंस मिल जाएगा कि हाँ, टाइम एंड वर्क का चैप्टर किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से समझाया जा रहा है। अगर वहाँ से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर उस वीडियो को नहीं देखते हैं तो डायरेक्ट इस वीडियो को देखने का आपका कोई मतलब नहीं रह जाता है। पहले अगर आपका वो वीडियो क्लियर है, इससे पहले जो टाइम एंड वर्क का लेक्चर रिकॉर्ड किया गया है चैनल पे, उसको देखते हैं, उसके बाद ही आपका ये दूसरा पार्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर से पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखेंगे क्या, टाइम एंड वर्क का दूसरा टाइप वाइज, जैसा कि बोल रखे थे कि टाइप वाइज स्टार्ट करेंगे। तो इस टाइप में हम पढ़ेंगे, टाइप 1 होगा अपना, जिसका नाम होगा इसमें MT/W। ऐसा तो फार्मूला आपने, अगर आप टाइम एंड वर्क पहले पढ़े हैं या थोड़ा बहुत जानते हैं टाइम एंड वर्क के बारे में तो ये आपको पता होगा कि MT/W MT/W कहने का मतलब क्या कि ऐसा फार्मूला आपने कहीं लिखा हुआ ज़रूर से देखा होगा कि M1T1/W1 बराबर M2T2/W2। ठीक है, इस फार्मूले को आपने लिखा हुआ देखा होगा, या फिर बहुत सारे ट्यूटर इसको डायरेक्ट लिखा देते हैं कि हाँ, इस फार्मूला बेस्ड बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं जिसको आप फार्मूले पे रख दो और आपका आंसर मिल जाता है। ठीक है, वहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चे को नहीं बताया जाता है। लेकिन अगर आपको M1T1/W1 यानी आदमी गुना समय बटा कार्य को छोड़ के कोई दूसरा चीज़ आ जाता है, जैसे कभी आ जाता है कि इतना इंजन इतने देर में चल के इतना लीटर डीजल की खपत करती है, तो बताइए कि इतना लीटर डीजल इतना इंजन कितना देर में खपत करेगा। इस तरीके का सवाल बनता है। तो वहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि किसको ऊपर रखें, किसको नीचे रखें। ये आपको हेल्प करेगा, मतलब आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट इसका पता हो, यदि इसका डेरिवेशन कंप्लीट आपको पता हो तो आप आसानी से उस तरीके के सवाल को भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो यह बना किस तरीके से फार्मूला, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो देखते हैं कि M1T1/W1 बराबर M2T2/W2। इसमें कहने का मतलब तीन चीज़ है। मैन है यानी आदमी, T फॉर टाइम मतलब समय, W फॉर वर्क। ठीक है, आदमी, समय तथा कार्य। ठीक, मैन, टाइम और वर्क। ठीक, इनके रिलेशन को समझते हैं। तो सबसे पहले मैन और टाइम के बीच क्या रिलेशन है, इसको समझिए। तो मैन और टाइम के बीच किस तरीके का रिलेशन है, इसको समझने के लिए हम वर्क को कांस्टेंट करते हैं। कांस्टेंट इन द सेंस कि कांस्टेंट मतलब कार्य को फिक्स कर देते हैं। अगर कोई फिक्स काम हो तो अगर आप उसमें आदमी की संख्या को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, अगर आप आदमी की संख्या को बढ़ा रहे होंगे तो समय आपका कम लगेगा। ठीक है, आदमी की संख्या को आप बढ़ाएंगे तो समय क्या होगा, ऑटोमेटिक कम जाएगा। जैसे मान लो कि कोई काम को पहले 5 आदमी कर रहे थे, कोई एक फिक्स काम था, उसको 5 आदमी कुछ दिन में कर रहे थे। ठीक है, अब 5 आदमी की जगह आप 10 आदमी लगा दीजिएगा उतना ही काम करने के लिए, तो आपका समय ऑटोमेटिक कम जाएगा। ठीक है, या ये ऐसा भी हो सकता है कि जैसे पहले आप किसी काम को 15 आदमी से करवा रहे थे। ठीक है, अब 15 आदमी से यदि करवा रहे होंगे और उसके बाद अगर 15 आदमी से कोई काम 10 दिन में हो रहा होगा, ठीक है, तो अगर आप आदमी की संख्या को कम कर दीजिएगा, ठीक है, जैसे 10 आदमी से आप उसी काम को करवाइएगा उतना ही कर, तो अब आदमी की संख्या कम करेंगे तो समय आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आदमी और समय में जो रिलेशन है वो किस तरीके का रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करने का मतलब क्या कि एक के बढ़ने से दूसरा घटता है या पहले के घटने से दूसरा बढ़ता है। ठीक है, ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो मैन और टाइम में जो रिलेशन है वो एक तरीके से क्या है, मैन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी आदमी है जो समय का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखते हैं हम क्या है कि मैन और वर्क में क्या रिलेशन है, आदमी और कार्य में। मैन और वर्क यानी आदमी और कार्य में क्या रिलेशन है, इसको समझने के लिए हम टाइम को कांस्टेंट करते हैं। तो टाइम को यदि हम कांस्टेंट करते हैं तो अपने को क्या मिलेगा भाई
कि टाइम को अगर कांस्टेंट कर दो तो आदमी की संख्या बढ़ाएंगे किसी एक जैसे मान लो कि पहले कोई काम मान लो 5 दिन में हो रहा था, 5 आदमी मिलके 5 आदमी 5 दिन में कोई काम कर रहा था, कोई एक काम कर रहा होगा। अब 5 आदमी की जगह आप 10 आदमी लगा दो और अब भी आप 5 दिन ही काम कराओ, यानी टाइम को कांस्टेंट अब भी आप 5 दिन ही काम कराओ, तो पहले जितना काम हो रहा था उससे अब अधिक काम होगा। यानी क्या किया आपने कि आदमी की संख्या को आप बढ़ाया तो आपका कार्य भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। और आदमी की संख्या को आप कम कर देंगे, आदमी की संख्या कम करेंगे, जैसे मान लो कि पहले 5 दिन कोई काम 5 दिन में कोई काम आपका हो रहा था, ठीक है। अब आदमी की संख्या जैसे मान लो कि पहले 10 करवाते थे, अब 5 आदमी से काम करवाइए, ठीक है, तो आपका काम भी क्या होगा, कम जाएगा, ठीक है। यानी आदमी की संख्या को आप कम करेंगे तो आपका काम भी क्या होगा, कम जाएगा। और आदमी की संख्या को बढ़ाएंगे और समय को अब भी उतना ही रखेंगे जितना पहले समय था, तो आपका कार्य भी क्या हो जाएगा अगर समय आदमी को कम किए तो समय भी कम ही लगना है। और आदमी की संख्या को अगर आप बढ़ाएंगे और उतना पहले जितना कार्य करते थे, पहले जितना समय तक कार्य करवाते थे, अगर उतना समय अब भी करवाएंगे तो आपका काम क्या होगा, बढ़ेगा। आदमी की संख्या बढ़ाइएगा, समय उतना ही रखिएगा पहले जितना, तो आपका कार्य भी बढ़ेगा। अगर आदमी की संख्या को कम करिएगा, अब समय अब भी उतना ही रहेगा पहले जितना, तो आपका समय भी क्या होगा, सॉरी वर्क भी क्या होगा, कमेगा, ठीक है। तो अब यहाँ हमें क्या समझ में आता है कि मैन और जो वर्क में रिलेशन है, मैन यानी आदमी और कार्य में जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या है, मैन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के मतलब क्या होते हैं भाई, कि एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़े, पहले को घटने से दूसरा भी घटे, ठीक है। तो मैन और वर्क में हमें इस तरीके का ही रिलेशन मिलता है, ठीक। तो अब यहाँ से हमें दो चीज़ मिला, अगर आप इन दोनों को कंबाइन करके एक साथ लिखें तो आप लिखेंगे क्या कि मैन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W/T, ठीक है। इन दोनों को एक साथ मर्ज करके इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब इसको मैन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल W/T, अब इसको प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमें के कांस्टेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक। तो आप क्या लिखेंगे, मैन इक्वल्स टू के कांस्टेंट W/T, ठीक। अब के कांस्टेंट, के का वैल्यू क्या हो जाएगा, के का वैल्यू हो जाएगा m गुना T/W, ठीक है। के बराबर क्या हो जाएगा, m गुना T/W। कहने का मतलब किसी भी तरीके का कार्य हो, इस तरीके का सेम वर्क यानी इस तरीके का कोई भी काम हो, ठीक, वो के कांस्टेंट का वैल्यू, चाहे आप के कांस्टेंट का वैल्यू आप यहाँ पर आदमी की संख्या m1 T1 कर दे, आदमी बदल दे, समय बदल दे, वर्क बदल दे, ठीक, तो वो भी के कांस्टेंट के बराबर, के बराबर होगा। या फिर से आप आदमी फिर से कोई m2 T2 कर दे, तो इसी तरीके का यानी जो वर्क हो रहा है सेम वर्क, के कांस्टेंट का वैल्यू आप आदमी की संख्या को बदल दे, समय को बदल दे, वर्क को भी बदल दे, तो ये भी क्या होगा, के कांस्टेंट के बराबर ही होगा, ठीक है। यानी के इक्वल्स m1 T1/W1 बराबर के m2 T2/W2 के कांस्टेंट के बराबर ही होगा। मतलब इस तरीके के कोई भी कार्य हो तो वो के कांस्टेंट के बराबर ही होगा, ठीक। तो आप इसको कुल मिला के एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ से ये फार्मूला हमें डेराइव होता है, पता चलता है क्या कि m1 T1/W1 बराबर m2 T2/W2, ठीक है। अब यहाँ पर हम समझे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है क्या है, और डायरेक्टली और इन्वर्सली। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब क्या कि एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़े तो उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या कि एक को बढ़ने से दूसरा घट जाए तो उसको बोलते हैं क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। समानुपात हिंदी में बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को समानुपात, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को बोलते हैं व्युत्क्रमानुपात, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पहले से पता होगी। अब यहाँ हमने दो रिलेशन तो मैं देख लिया। अब यहाँ पर आप देखना चाहें कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब क्या कि जब यहाँ पर आपको मैन, टाइम और वर्क छोड़ के कुछ दूसरा कुछ है, जैसे मान लो कि आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि पाँच आदमी गया, कोई एक दिन काम किया, ठीक, एक दिन काम करके 1000 रुपया कमा के आया, ठीक है। तो अगर सात आदमी
कितना दिन में मतलब 2000 रुपया कमा ले, इस तरीके का सवाल होगा। ठीक है, तो क्या ये जो रुपया पैसा है, क्या ये जो रुपया है अपना, क्या ये वर्क है, वर्क जैसा काम करेगा, यानी कार्य जिस तरीके से आप यहाँ पर W को यहाँ अपन में बटा में लिखे हैं उस तरीके से क्या इस 2000 रुपये को वर्क में आप लिखेंगे। ठीक, तो इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में चीज़ें ऊपर नीचे होती है, जैसे मैन और वर्क में जो हमको रिलेशन मिला था वो कैसा मिला था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की चीज़ें देखिए ऊपर नीचे बैठा है। ठीक है, उसी तरीके से टाइम एंड वर्क में भी क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, इसीलिए ये ऊपर नीचे है। चाहे तो आप यहाँ पर से चेक करके भी देख सकते हैं कि यदि टाइम और वर्क में आपको रिलेशन आपसे पूछा जाए कि टाइम एंड वर्क में क्या रिलेशन है, तो आप इसको मैन को कांस्टेंट कर दीजिए। अगर आदमी को कांस्टेंट कर देते हैं तो आप समय को बढ़ाइएगा। जैसे मान लो कि 10 आदमी एक दिन में कोई काम कर रहा था, ठीक, तो 10 आदमी अब यानी मैन को कांस्टेंट यानी 10 आदमी से ही काम करवाना है। अब 10 आदमी से आप 3 दिन काम कराइएगा तो काम भी आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी पहले जितना काम होता था उसके मुकाबले में अब क्या होगा, ज़्यादा काम होगा। अब आदमी की संख्या भी उतने है और समय अब कम समय तक कार्य करवाइए तो आपका काम भी कम जाएगा। यानी टाइम एंड वर्क में रिलेशन क्या है, समय और कार्य में क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कार्य। जो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है वो चीज़ें ऊपर नीचे बैठती है। ठीक, ऐसा आप देख पा रहे हैं क्लियरली। ठीक है, तो क्या आपसे यहाँ पर अगर मान लो कि मैन टाइम वर्क ना दे के लैंग्वेज में कुछ और दे, जैसे मान लो कि आपसे सवाल इस तरीके के टाइप में ही ऐसा हम कवर करेंगे, आगे क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको कि आपसे पूछा जाएगा कि इतने इंजन इतने दिन प्रति घंटे चलते हुए इतने लीटर डीजल का खपत करते हैं, तो बताइए कि इतना लीटर डीजल का खपत प्रतिदिन इतना घंटा चलते हुए कितने दिन में करेंगे। ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कौन सा रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जो चीज़ें होती है वो आपको क्लियर हो गया होगा कि वो चीज़ें ऊपर नीचे बैठती है। ठीक है, इसी तरीके से ऐसा भी सवाल हो सकता है कि 5 आदमी एक दिन जाते हैं किसी काम को करके आते हैं, 1000 रुपया पाते हैं, तो कितने दिन में 7 आदमी 2000 रुपया पाएंगे। ठीक है, तो क्या ये जो रुपया पैसा है क्या ये वर्क जैसा है, मतलब कहने का मतलब कि जिस तरीके से मैन और वर्क में रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, तो क्या ये रिलेशन मैन और जो रुपया के बीच जो रिलेशन है रुपये पैसे के बीच, ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको समझने के लिए अब आपसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे एक घर से 4 फैमिली गया। ठीक है, एक घर से 4 फैमिली काम करने गया, तो 4 फैमिली गया मान लो कि 100 रुपया कमा के आए। ठीक है, और दूसरे दिन 4 फैमिली नहीं 4 लोग गए। ठीक है, और दूसरे दिन 8 लोग जाएंगे। ठीक है, तो क्या ये 200 रुपया नहीं कमा के आएंगे, कमा के आएंगे, ऑफ कोर्स कमा के आएंगे 200 रुपया। क्यों भाई, तो चूंकि आपने यहाँ आदमी की संख्या को बढ़ा दिया तो रुपया पैसा भी बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आदमी की संख्या को कम कर देते तो इनकम भी अपना कम हो जाता। तो यहाँ पर हमको समझ में आता क्या है कि मैन और जो रुपया पैसा है यहाँ पर ये चीज़ें क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इन बेसिक का इस्तेमाल करते हुए आप आसानी से सब चीज़ों को समझ पाए होंगे कि हाँ, अगर मान लिया जाए कि मैन टाइम और वर्क छोड़ के यानी आदमी समय और कार्य को छोड़ के कोई और भी चीज़ आते हैं हमारे पास, तो आप उन चीज़ों को आसानी से कर रहे होंगे, समझ पाए होंगे। ठीक है, अगर आपको मतलब कहीं पे और कोई कन्फ्यूज़न हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। हम इसको क्या करेंगे, फिर से वापस से क्वेश्चन कर रहे होंगे तो वहाँ पर फिर से आपको रिमाइंड करा देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट और क्रिस्टल क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उस पर हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। अब आपको करना क्या है कि टाइप वाइज आपके स्क्रीन पर सवाल दिखेंगे और इसको अगर आप नहीं लिखें तो लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि नोट्स बनाना काफ़ी ज़रूरी है, वही आपका एकमात्र ऐसा असला होगा जो आपके एग्ज़ाम टाइम में प्रीवियसली रिवीजन करेंगे और उसी का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, और इसको आप नोट कर लीजिए और पॉज करके आराम से नोट कर ले, उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो सारा बेसिक कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं, अब इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, फिर टाइप वाइज सारे सवाल को देखेंगे। एकदम बेसिक से चला जा रहा है ताकि आपको कहीं से समझने में किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न ना हो।
ठीक, तो चलते हैं सवाल नंबर फर्स्ट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, पहला जो सवाल है उसको आप बनाने का कोशिश कीजिए। सवाल बहुत हल्का सा सवाल है, बहुत नॉर्मल सवाल यही है अपने पास कि स्टेप बाय स्टेप बेसिक से ही चला जाएगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप हर तरीके के प्रॉब्लम को हम फेस कर रहे होंगे और काफ़ी आसानी से सारी चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसीलिए बेसिक पे ही सारे लोग सिर्फ और सिर्फ फार्मूले रटे और उस पर डायरेक्ट बना रहे हैं। होता है क्या है कि जब आप क्वेश्चन उस तरीके का मतलब अलग तरीके से फ्रेम होता है तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने के वजह से फंस ही जाते हैं ओवरऑल। ठीक है, इसीलिए बेसिक पे ही सबसे ज़्यादा मेन बात है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट इज़ द मेन पॉइंट थ्रू विच यू कैन ब्रेक एनी क्वेश्चंस और सॉल्व। ठीक है, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, सवाल आपका क्या है, यदि 8 पुरुष किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 7 पुरुष उसी कार्य को कितने समय में यानी कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, 8 पुरुष किसी कार्य को 14 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो 7 पुरुष पूछा क्या है कि 7 पुरुष उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। यही साधारण सा आपसे सवाल पूछा है कि 7 आदमी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो आपको तो पता है यानी जो कार्य ये 8 आदमी मिलके कर रहा है वही काम 7 आदमी कितना दिन में करेगा। यानी आप यहाँ पर फॉर्मूला का अप्लाई करना चाहे तो ठीक है, या फिर ना भी करना चाहे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि ऊपर क्या आना है, 8 मैन गुना टाइम, आदमी गुना समय, तो समय कितना है यहाँ पर 14 बटा में क्या आ जाएगा वर्क। तो वर्क अपने पास क्या है, जो काम ये कर रहा है वही काम ये कर रहा है। जैसे मान लो कि कोई एक यूनिट अगर 8 आदमी मिलकर 14 दिन में कर रहे होंगे तो 7 आदमी भी इसी कार्य को करेंगे, यानी ये भी क्या करेंगे, एक यूनिट ही काम करेंगे। कितने दिन में करेंगे भाई, तो D दिन में, यानी M1 T1/W1 बराबर M2 T2/W2। ये एक लिखने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्यों, जो काम ये कर रहे हैं वही काम ये कर रहे हैं, तो आसानी से कट जाएगा। ठीक है, तो कट जाएगा तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। समान कार्य के लिए इस फार्मूले का अप्लाई करते हैं। यहाँ पर होगा क्या, कभी बताएगा कि हाँ इतना आदमी इतना दिन में इतना बैट बनाते हैं या बेड बनाते हैं या फिर रोड बनाते हैं, तो इतना आदमी इतना मीटर रोड कितना, तब वहाँ आपको ये वर्क लिखने की आवश्यकता है। नहीं तो समान कार्य दिखे तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, काट दीजिए, 7 दूना 14 यानी 8 दूना 16, क्या मिल जाएगा भाई, D बराबर कितने दिन, 16 दिन। यानी 16 दिन में जो काम 8 व्यक्ति 14 दिन में करते हैं, 7 आदमी उस कार्य को कितने दिन में कर रहे होंगे, तो 16 दिन में। ठीक है, चलिए और धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं आगे। अगला सवाल आपके पास क्या है उसको देखिए। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दिन में 8 घंटे कार्य करने पर 15 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करके 20 व्यक्ति उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, एक दिन में 8 घंटे कार्य करते हुए। ठीक, सबसे पहले यहाँ पर इसका डिस्कशन कर लेते हैं समय का। समय आपको 2 तरीके से दिया जा सकता है। एक समय दिया जाए सिर्फ डेज में, दिनों की संख्या। ठीक है, इतना आदमी इतना दिन में कोई कार्य करते हैं। ठीक, और दूसरा समय दिया जा सकता है इस तरीके से कि प्रतिदिन 5 घंटा कार्य करते हुए कोई व्यक्ति है जो कोई काम को 10 दिन में समाप्त कर रहा है। इस तरीके से भी सवाल बना सकते हैं। ठीक है, सवाल बनता ही है इस तरीके से, आपसे पूछा भी जाएगा। जैसा आपसे दूसरा नंबर सवाल पूछा गया, टाइम को सिर्फ और सिर्फ दिन में दिया जाए या फिर किस तरीके से दिया जाए, डेज और आवर दोनों में। कहने का मतलब कि दिन और घंटा दोनों में। जैसे सवाल डेज प्लस आवर, कहने का मतलब दिन और घंटा दोनों। ठीक है, इतना दिन प्लस इतना घंटा, प्लस नहीं, प्रतिदिन इतना घंटा कार्य करते हुए इतना दिन में कोई कार्य हो रहा है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ समय को दो तरीके से मतलब कि इसमें दिया जा सकता है। ठीक है, तो
आप इसको पूरा पूरा, जैसे मान लो कि डेज 10 दिन भी दे दिया, ठीक है। यहाँ पर सवाल इस तरीके से देखिए, प्रतिदिन 5 घंटा कार्य करते हुए कोई काम 10 दिन में समाप्त हो रहा है, ठीक है, 10 डेज में। तो प्रतिदिन अगर 5 घंटा काम करते हैं तो 10 दिन में काम समाप्त होता है। तब आप क्या करेंगे, 10 × 5 अगर कर देते हैं, यानी 10 पंजे 50, यानी 50, ये क्या हो गया, प्रतिदिन अगर आप 5 घंटा काम करते हैं तो अगर 10 दिन कार्य किए, इसका मतलब कितना कार्य कर दिए, 50 घंटा काम कर दिए, ठीक है। तो इस समय को हम क्या करते हैं कि सीधा सीधा गुना करके घंटे में ही बदल लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद वो पिछले पे यही आ जाता है, यानी आदमी गुने समय बटा कार्य, ठीक है, मैन इंटू टाइम अपॉन वर्क। यानी समय को 2 तरीके से दिया जा सकता है जो आपको सवाल में दिया गया है, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है सवाल कि एक दिन में 8 घंटा कार्य करने पर 15 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। यानी एक दिन में 8 घंटा, कहने का मतलब प्रत्येक व्यक्ति है जो 8 घंटा कार्य करता है, ठीक है। 15 व्यक्ति, मैन कितने हैं भाई, 15 आदमी, 15 आदमी, टाइम कितना, 8 घंटा प्रत्येक एक दिन में, यानी प्रत्येक दिन कितना, 8 घंटा कार्य करते, किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। तो अगर आप 20 से गुना कर दिए, एक दिन में 8 घंटा 20 दिन में पूरा कर दिए, यानी 20 8 160 घंटा। ये टोटल आदमी गुने समय वटा में कार्य। तो कार्य क्या है भाई, कोई काम पूरा करते हैं, मान लो कि कोई एक काम करते हैं, इतना ही कार्य। अब क्या कहता है, कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करके 20 व्यक्ति उसी कार्य को 12 दिन में, मतलब 20 व्यक्ति यानी जितना काम ये है उतना ही काम 20 व्यक्ति कितना दिन में, प्रतिदिन 12 घंटा, यानी आदमी गुने समय, यानी 12 घंटा प्रतिदिन कार्य करके, प्रतिदिन या प्रति घंटा, क्या है सवाल, कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करके 20 व्यक्ति उस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर देंगे। यानी कितने व्यक्ति, यानी 20 व्यक्ति, कितने व्यक्ति नहीं, 20 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में, तो हम मान के चलते हैं D दिन में समाप्त कर देंगे उसी काम को। जो काम यहाँ है वही काम यहाँ है, समान कार्य लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है। आप इसको सिर्फ काट छाट कर लीजिए, मिल जाएगा, 20 से 20 कैंसिल हो, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 पंजे 15, यानी 5 दूनी 10। कहने का मतलब D बराबर कितना, 10, यानी कितने दिन में समाप्त कर देंगे, 10 दिन में समाप्त कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से चलिए अब आगे का सवाल कुछ देख लेते हैं। कुछ और सवाल बड़ा आसान सा सवाल बनते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ कॉन्सेप्चुअल सवाल इसमें अच्छे से बनते हैं जिसमें आपको कन्फ्यूज़न होगा कि ये चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की, जहाँ आपको लैंग्वेज थोड़ा सा अलग आएगा, लैंग्वेज थोड़ा सा ट्विस्ट करके आएगा सवाल, जिसको हम देखेंगे इसी टाइप में कवर करेंगे, ठीक है। अगला सवाल को कीजिए, तब तक क्या है सवाल, यदि 10 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए पूरे कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 6 व्यक्ति 15 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। 10 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हैं, ठीक है। तो 10 व्यक्ति, देखते हैं सवाल सॉल्यूशन, 10 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 90 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। तो पूछा क्या है, तो 6 व्यक्ति 15 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, तो इसी तरीके का कार्य, तो क्या बोला है कि 6 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटा कार्य करके, 15 घंटा कार्य करके कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो D दिन में, ठीक है। यानी समान काम, जो काम यहाँ हो रहा है वही काम यहाँ हो रहा है, ठीक है। तो कितने दिन में करेंगे भाई, तो D दिन में। तो 6 से 6 काट दीजिए, 15 से काट दीजिए, 15 छक्का 90, 10 छक्का 60। कहने का मतलब कितना दिन में समाप्त कर देंगे, तो 60 डेज में, 60 दिनों में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। बड़ा बेसिक सा सवाल है, इसको समझने में कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए, ठीक है। इसके पार्ट 2 लेके, इसका जो पार्ट 2 होगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम जो देख रहे होंगे वो आपको थोड़ा सा अच्छा सवाल मिलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग है, बेसिक से चलेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सवाल में एकाएक टफनेस लाना उचित नहीं है, ठीक है। आराम से एकदम समझते चलेंगे चीज़ों को। चलिए आगे के सवाल देखते हैं भाई, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन।
9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके मनीष एक पुस्तक को 16 दिन में पढ़ सकता है। ठीक, यदि उसी कार्य को 24 दिन में पूरा करना हो तो उसे प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना चाहिए। ठीक है, 9 घंटा एक दिन में पढ़ रहा है मनीष नाम का एक लड़का, 9 घंटा प्रतिदिन पढ़ता है, तो उस पुस्तक को समाप्त करने में कितना दिन का समय लगता है? 16 दिन। 9 घंटा एक दिन में, 9 घंटा पढ़ता है, 16 दिन का समय लगता है। ठीक है, इस कार्य को अगर 24 दिन में समाप्त करना हो, कहने का मतलब उस पुस्तक को 24 दिन में पढ़ना हो तो कितना घंटा पर डे पढ़ेगा? 1 घंटा पढ़ेगा। ठीक है, आप इसको काट लीजिए, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 3 तिया 9, यानी 3 दूना 6 घंटा, यानी हर एक दिन प्रत्येक दिन वो कितना घंटा पढ़ेगा? तो 6 घंटा पढ़ेगा। बड़ा आसान सा सवाल, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको सिर्फ और सिर्फ MT/W यानी आदमी गुने समय बटा कार्य पे रखते जाइए। जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, उसी पे आप रखते जाइए, आपको सॉल्यूशन फटाफट मिलते चला जाएगा। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप अगला सवाल को करने की कोशिश कीजिए और ये आज के वीडियो का लास्ट सवाल होगा। इसके बाद आपसे हम फिर मिलेंगे दोबारा कल के लेक्चर में, उसमें देखेंगे कुछ और अच्छे सवाल। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 5 होगा और ये सवाल क्या है कि 18 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 3 इकाई काम करते हैं। यहाँ पर देखिए समान काम, अब से पहले जितने भी सवाल थे सब जगह समान कार्य थे, मतलब जितना इधर कार्य हो रहा था उतना ही कार्य इधर हो रहा था, तो उस कार्य को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन कार्य असमान हो, अलग अलग कार्य हो, तो उसको लिखने की आवश्यकता है। ठीक है, इसको हम समझते हैं। सवाल क्या है कि 18 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 3 इकाई काम। 18 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटा कार्य करते हुए 8 घंटा कार्य करते हुए 3 इकाई काम। कितना काम? 3 यूनिट पर डे, 3 यूनिट काम करता है। ठीक है, 3 यूनिट काम 10 दिनों में समाप्त करते हैं। कितना दिन में भाई? 10 दिन में। आप इस चीज़ को समझिए, ये प्रतिदिन 8 घंटा 10 दिन, तो आप इसको गुना कर दे रहे हैं तो आदमी गुना समय बटा कार्य हो गया। ठीक है, 18 व्यक्ति कर रहे हैं प्रत्येक दिन 8 घंटा और 10 दिन में समाप्त होता है, और कार्य कितना होता है? तो 3 यूनिट। ठीक है, तो आदमी गुना समय बटा कार्य। इस समय पहले दिन में था, अब क्या होगा कि 8 गुना 10 कर दिया तो घंटा में हो गया, लेकिन है क्या वो अब भी समय ही है एक तरीके से, मैन इंटू टाइम अपॉन वर्क। ठीक है, आदमी गुना समय बटा कार्य, ही तो लिखना है, इसी फॉर्म में लिखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सवाल को। तो पूछा है कि उसी काम के 5 यूनिट को, यानी 5 यूनिट काम को, 5 इकाई को 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए, 6 घंटा प्रतिदिन काम करते हुए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, 6 घंटे प्रति कितना, 6 उसी कार्य के 5 इकाई को 6 घंटा प्रतिदिन, 6 घंटा प्रतिदिन काम करते हुए 16 दिनों में समाप्त करने के लिए, 16 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है, यानी कितना मैन चाहिए, कितना लोग चाहिए जो कार्य 6 घंटा प्रत्येक दिन करते हुए 16 दिन में कार्य समाप्त हो। लेकिन कार्य कितना? 5 यूनिट। ठीक है, तो इसको देखिए, इसको सॉल्व करिए आसानी से। काट छाट कर लेते, जो कट रहा है कटता दिखे उसको काट ही लेना चाहिए भाई। तो यहाँ पर आप काट ले सकते हो, 3 छक 18, 6 से 6 काट दो। ठीक है, और क्या कट रहा है? 8 दूना 16। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? 2 से काट दीजिए इधर, 2 पचे 10। तो m बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा भाई? 5 गुना 5 बराबर 25, यानी कितनी आवश्यकता, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है? तो 25 व्यक्तियों की आवश्यकता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये 25, यहाँ पर इस तरीके के सवाल बड़ा आसान है, लेकिन एग्जामिनर आपसे गलती करवा सकता है। यहाँ पर ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि 16 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता है। यहाँ पर आपसे सवाल पूछा है कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है, तो आपका राइट आंसर है 25। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता है, यानी पहले तो जो लोग थे सो थे ही,
अब कितने और अतिरिक्त लोग चाहिए। तो अगर आपसे इस तरीके के सवाल पूछे कितने अतिरिक्त लोग, या आपसे ये पूछे कि कितने और लोगों की आवश्यकता है, ठीक है, इस समय पे कार्य करने के लिए कितने और लोगों की आवश्यकता है या कितने अतिरिक्त लोग की आवश्यकता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 25 माइनस 18 करना पड़ेगा और आपका आंसर क्या होगा 7। यानी कितने अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता है तो 7, या कितने और लोगों की आवश्यकता है तो उसका भी आंसर क्या होगा 7 ही होगा। ठीक है, इस तरीके के जब सवाल देंगे तो आपका फर्स्ट ऑप्शन में ही 25 रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 25, और आप टिक करके निकल जाएंगे। आपको तो लगेगा उस टाइम हम सही किए, बाद में पता चलेगा कि कितने अतिरिक्त लोग पूछा था, इस वजह से हमारा नॉर्मल सा सवाल क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इस तरीके के मतलब साधारण से जो सवाल होते हैं उसको करते समय आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ठीक है, तो आज हम यहीं पर अपने वीडियो को रोक रहे हैं, अपने वीडियो लेक्चर को यहीं तक रखेंगे, चूँकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, फिर आपसे कल मिलेंगे। और आप इस वीडियो को एक बार पूरी तरीके से देखिए, आपको समझ में नहीं आता तो वापस जो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं उसको वापस से देखिए, और अगर आपको कहीं भी कोई तरीके का कोई कन्फ्यूज़न या डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट को पिन कीजिए, ज़रूर से लिखिए वहाँ कि हाँ हमें यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम, इस तरीके का प्रॉब्लम है। ठीक है, और बाद बाकी ऐसा ही कंटिन्यू आपका वीडियो आता जाएगा और फिर आप वहीं फ्री ऑफ कॉस्ट एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना एकदम अनिवार्य है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।